नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की। देख रहे हैं आप, मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, राजकुमार सिंह जी, सभी लोग मौजूद हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल बैठक हुई थी, हमने खबर आपको बताई उसमें क्या क्या हुआ। वंदे मातरम को लेकर तय हुआ कि हम केवल 2 ही पैराग्राफ गाएंगे, और भी बातें हुई। 88 नेता थे CWC में, एक के अलावा एक चेहरा गायब था, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े फोरम से दूर रहे। वो CWC की बैठक में कल शामिल नहीं हुए, और उन्होंने सफाई में ये कहा कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, इसलिए वो बैठक में नहीं शामिल हो पाए थे। लेकिन उनकी नाराज़गी तो अब सब जानते हैं। जो वहाँ के अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, उनको लेकर जब से वो पंजाब के अध्यक्ष बने तब से चन्नी जी नाखुश हैं, तब से पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पार्टी में लगातार बगावत करने वाले लोग खुलकर अपनी बात कह रहे हैं कि ये मंजूर ही नहीं है हमको, चन्नी जी को CM फेस बनाओ या प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। अब पूरे मामले पर जब ये मामला बड़ा बन गया कि चन्नी जी क्यों नहीं गए दिल्ली, क्यों नहीं आए, तो चन्नी जी की सफाई आई है। तो सुनिए चरणजीत सिंह चन्नी क्या कह रहे हैं कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्यों नहीं गए। CWC मीटिंग हर महीने होती है ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ 80 ਮੈਂबर शामिल हुए हैं। बताइए समीर जी, क्या बात थी? क्यों, मतलब ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आ जाते CWC में, क्या था? नहीं, होता है कि वो जिस तरीके से उनका पार्टी के साथ रिश्ता चल रहा है और जिस तरीके से पार्टी उनकी बात को सुनवाई नहीं करी है, वो कह रहे हैं कि भाई राजा वड़िंग को आप प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाइए या मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए। पार्टी ने दोनों चीज़ों से मना कर दिया है। और खबर ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले भूपेश बघेल ने उनको फ़ोन भी किया था एक दिन पहले, और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि वो बैठक में आए, क्योंकि पार्टी इस बात को समझ रही थी कि अगर चन्नी नहीं आएंगे तो ये मामला बनने वाला है। तो उन्होंने पूरी कोशिश की चन्नी को कहने की, लेकिन चन्नी ने आके बता दिया है कि उनके और पार्टी के रास्ते लगभग अलग हो गए। अब यह पार्टी को तय करना है कि उनको अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल देती है, या कारण बताओ नोटिस जारी करती है, या चन्नी खुद छोड़कर चले जाते हैं। ये देखने वाली बात है। पार्टी का समस्या ये है कि चन्नी सांसद भी है, चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली नेता भी है, दलित के लीडर भी है, दलितों के अंदर संदेश भी चला जाएगा। तो पार्टी दुविधा में है कि चन्नी पे कार्रवाई, अनुशासनहीनता की कार्रवाई करे या ना करे, और पार्टी अंतिम समय तक उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। कल भी यह कोशिश की गई थी कि वो बैठक में आए, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट मना कर दिया था। ये एक बहाना है कि उनका पेपर था, आते तो वो 1 घंटा अटेंड करके चले जाते, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं था। कौन सा खुद लिखना था उन्होंने? खुद लिखना था। तो मुझे लगता है कि उन्होंने संदेश पार्टी को दे दिया कि जब तक आप मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरी बात को गंभीरता से नहीं लोगे, मेरा और आपका रास्ता अलग अलग होगा। और मुझे लगता है कि अब पार्टी को तय करना है कि चन्नी को मनाना है या चन्नी के रास्ते। तो वहां ना जाके चन्नी ने बात बढ़ा दी और चन्नी तय कर चुके हैं कि भाई फैसला आप कर लीजिए, मैं पार्टी में रहूंगा तो मैं अनुशासनहीनता करता रहूंगा, पार्टी के लिए ऐसी स्थिति क्रिएट करते रहूंगा। फैसला आप करो कि मुझे कब तक। सर क्या है चन्नी जी के मन में, है क्या? अभी पीछे कहा था उन्होंने सब ठीक है। नहीं, ठीक तो नहीं है सौरभ जी। सवाल कुर्सी का है, कुर्सी के लिए लेकर ही सारी चीजें होती हैं। चन्नी के दबाव में कांग्रेस नहीं आएगी, ये बात बहुत स्पष्ट है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। राहुल गांधी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसका मैसेज क्लियर है कि आपके दबाव में तो नहीं आएंगे। अब सवाल ये है कि कांग्रेस एक्शन इनिशिएट करेगी, मुझे लगता है कि नहीं करेगी, क्योंकि उसका उनको कहीं ना कहीं एक सहानुभूति मिल जाएगी। वो चन्नी को भाव देना बंद कर देगी, और चन्नी के सामने विकल्प बड़े सीमित रह जाएंगे। या तो जो उनको यहाँ दिया जा रहा है मान सम्मान जो भी, उसके साथ वो सर्वाइव करें, उसके साथ बने रहें, या फिर अपना रास्ता अलग कर लें। कांग्रेस अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करेगी, लेकिन कुल मिलाकर के नुकसान इसमें कांग्रेस का ही होना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 5 साल पूरे होने वाले हैं सत्ता में। जो भी एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा कांग्रेस ही उठाने की स्थिति में है, क्योंकि जमीन पर उसका जनाधार भी है, सत्ता में भी रही है, नेतृत्व भी उसके पास ठीक ठाक है। तो कांग्रेस को ये जरूर कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि उस नुकसान की भरपाई वो कैसे चन्नी नुकसान करेंगे ही करेंगे, मोटी बात डेफिनेटली करेंगे। नुकसान कम से कम हो, ये कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए। बंगाल से खबर है, 2 खबरें चलता रहेगा इशू जब तक आप ये मानेंगे कि चन्नी जी कांग्रेस में। पहले आपको भी समझना है। सर मुझे तो खबर दिखानी है, मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा उनको, बताइए। नहीं ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ ये चलेगा तब। या आप मुझे बता दीजिए कि वो कौन सी पार्टी में जाने वाले हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि आप ये मानते हैं कि चन्नी जी कांग्रेस में। मैं मानता हूँ सर। ठीक, तो अच्छा, चलता रहेगा। टीएमसी की बात कर लेते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर के खबर है, वो मुश्किल में है। एक मामला उनके खिलाफ है, महिलाओं का खिलाफ अपमान, हेट स्पीच देने का मामला। अब उसमें अदालत ने महुआ मोइत्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की कृष्णानगर कोर्ट ने, यहीं से सांसद हैं, टीएमसी की सांसद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। महुआ पर अपने बयान से धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी आरोप है।
कोर्ट ने कई बार उनको पेश होने के लिए समन भेजे, लेकिन बार बार समन दिए जाने के बावजूद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा अदालत में नहीं आई। इसके बाद कोर्ट ने महुआ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, इनके वकील कोर्ट में थे। कोर्ट ने पहले यह कहा कि वो नहीं आ रही हैं तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम उनका खिलाफ वारंट जारी करें। तो उनके वकील ने कहा कि लॉर्ड महुआ मोइत्रा कभी कोर्ट में नहीं आएंगी। जब ये कहा गया कि हम वारंट जारी करेंगे, तब भी उनके वकील ने कहा कि वो कोर्ट में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें यह आशंका है कि वो अदालत में आईं तो उनके साथ अदालत के बाहर बदसलूकी होगी। आप याद कीजिए, इसी बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी कि मुझे फिजिकल पेशी से छूट मिले, तो सुप्रीम कोर्ट ने मानी नहीं थी वो बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यहाँ लोगों ने गोलियां खा ली आज़ादी के लिए, आप अंडे नहीं खा सकती, यही बोला था कोर्ट ने। तो वो बात अब हाई कोर्ट के सामने गई है, तो महुआ मोइत्रा ने इनकार कर दिया कि मैं कोर्ट के सामने नहीं आऊंगी। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, फिर हम आपको गिरफ्तार कराएंगे। फिर गिरफ्तार करेंगे तो फिर तो कोर्ट में लाना ही पड़ेगा। मामला बढ़ गया त्रिपाठी जीतने में। नहीं, लेकिन ये सचमुच कोई प्रिविलेज है क्या? ठीक है, आपको संसदीय प्रिविलेज था तो आपने उस प्रिविलेज को एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पासवर्ड दे दिया, तो आप ऐसे प्रिविलेज का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। संसद सदस्यता जा चुकी है भाई, और आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं हाजिर होंगे क्योंकि मेरे ऊपर कुछ फिजिकल अब्यूज हो सकता है। आप कहिए अदालत से कि ठीक है, हमको सुरक्षा चाहिए, हम सुरक्षा में आएंगे। ये तो कहां से हो सकता है कि कोई अदालत है उसमें आप कहने कि हम आएंगे ही नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसे मामले में तो बस एक ही रास्ता बनता है कि पुलिस गिरफ्तार करे और लेकर आए, तो वो वाली भी चिंता दूर हो जाएगी। क्योंकि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो अंडा वंडा नहीं पड़ेगा, पुलिस वैन में आएंगी तो पुलिस वैन पे अंडा पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक तरह से विकल्प वहां पहुंचा दिया है जहां कोई रास्ता बचता नहीं। इनकी चिंता, दुर्भाग्यपूर्ण। इनकी आशंका पर क्या कहना है आपको? ये तो हो रहा है ना, लेकिन बंगाल में नेताओं के साथ तो हो रहा है। कह रहा हूं आशंका। अच्छा, ये बताइए, इतने दिनों से हम लोगों ने कितनी खबर देखी, कहीं कहीं बीच बीच में कोई खबर आती है। नहीं, इनके साथ याद कीजिए इनके पार्टी कार्यालय में क्या हुआ था। लेकिन ये कहना कि हम इसके आधार पर कहीं अदालत में नहीं जाएंगे, कहीं निकले, ये दूसरी जगह नहीं जा रही, ये किसी और कार्यक्रम में, किसी पार्टी में, किसी सोशल गैदरिंग में नहीं जा रही। क्या ये घर में कोई बंद हो गई या कोई बख्तर बंद बना लिया वहां बैठ गई? ये एक कुतर्क है जो आप देश की कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से अगली खबर यह आई कि मस्जिदों से जो लाउडस्पीकर हटाने का काम वहां पर चल रहा है, इसको लेकर एक याचिका, इसके खिलाफ एक याचिका आई थी कोर्ट में, और कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का रिएक्शन भी आया है और उन्होंने कहा कि बंगाल में सांप्रदायिक आग भड़काने की कोशिश नाकाम हो गई है। इस पीआईएल में यह दावा किया गया था कि पुलिस अधिकारी मस्जिद कमेटियों के साथ बैठकर उन्हें मौखिक रूप से लाउडस्पीकर हटाने के लिए कह रहे हैं। याचिका में यह इल्जाम लगाया गया था कि पुलिस बिना किसी लीगल नोटिस के धार्मिक जगहों से जबरदस्ती लाउडस्पीकर्स और माइक्रोफोन्स हटा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट पुलिस के जुबानी निर्देशों पर कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा। तो आज याचिका यह थी कि लिखित में ऑर्डर नहीं होने के बावजूद जुबानी मजबूर किया जा रहा है मस्जिद कमेटियों को लाउडस्पीकर हटाओ। तो कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई अब कोई वर्बली चीज है तो उस पर हम क्या कह सकते हैं, जब तक कोई लिखित में नहीं है तो हम क्या कहेंगे। कोई ऑर्डर नहीं है तो किस चीज पर फैसला करेंगे? तो यही कहा उन्होंने। और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की आग भड़काने की कोशिश थी। इसमें जो वो ऋतुव्रत बनर्जी वाला गुट है ना, टीएमसी का बागी गुट, उसमें वो भी आ गए हैं अब। बॉबी हकीम, क्या नाम है सर उनका पूरा? कलकत्ता के मेयर थे जो फिराद हकीम, उन्होंने ये कहा है कि हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि इस पर थोड़ा सख्ती ना करें इस बात पर, लेकिन कोर्ट ने इसको वो नहीं किया। कोर्ट ने तो इसलिए नहीं किया, मतलब वो तो एक टेक्निकल वजह है कि भाई कोई ऑर्डर यदि होता तो वो उस पर संज्ञान लेकर और कोई बात करता। लेकिन सरकारों के लिए मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि एक जनरल रूल बनाना चाहिए और सोसाइटी में कोई भी कम्युनिटी हो उसको ये महसूस ना हो कि उनके खिलाफ कोई इंटेंशनली कोई काम किया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ सिर्फ उन्हीं के खिलाफ ये नहीं लगना चाहिए। सिर्फ बस ये मैं कहना चाहता हूँ। लाउडस्पीकर उतर रहे हैं तो सब जगह से उतरे, तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बुरा नहीं लगेगा बात। ओके, ठीक है। है, लेकिन योगी जी ने तो सबका उतारा था, फिर भी बुरा लगा था। तो फिर आपके बुरा लगने लेकिन आपके पास लॉजिकल तो रहता है ना, जब सबके माइक उतरता तो सबका ही है ना। ऐसा थोड़ी ना, आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि मस्जिद का उतार दो। आप तो कहते हैं भाई ये नियम कानून है, इसके तहत ये लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए, इसके तहत इससे ज्यादा शोर होगा तो कानून के दायरे में होगा। कभी ऐसा नहीं होता, कोई मुझे एक आदेश दिखा दीजिए जहां कहा गया सिर्फ मस्जिद का उतरेगा, ऐसा तो होता ही नहीं। अब अगर आप कोई ऐसा आदेश जारी भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं। झारखंड की खबर आपको बताता हूं। झारखंड में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उलझे रहे थे हेमंत सोरेन। अब वहां उससे जुड़ी हुई खबर तो यह है कि सरकार को यह लगता है कि अब ये चुनिंदा लोग वहां पर स्टेडियम में प्रदर्शन करने वाले छात्र रह गए, ये भी देर सवेर उठ जाएंगे। हमने इनकी सारतन मांगे मान ली और आप देख रहे होंगे कि अब वहां से बहुत जोर शोर की आवाजें आ भी नहीं रही हैं कि सीबीआई
की जांच की मांग जब तक नहीं मांगी जाएगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा अब लोग कह भी नहीं रहे। तो ऐसा लगता है कि उसका ज्वार उतर रहा है धीरे धीरे प्रदर्शन का। लेकिन दूसरा एक मुद्दा बड़ा बना लिया है हेमंत सोरेन ने, और वो मुद्दा है खान और खनिज संशोधन विधेयक का। सेंटर ने यह बिल अभी इसी सत्र में पास किया। उसमें यह था कि जो वहां से खनिज निकलेंगे माइनिंग से, उस पर राज्य सरकारें कोई अतिरिक्त टैक्स या सेस नहीं लगा सकती। इस पर उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ी आपत्ति जताई थी, नवीन पटनायक ने। हेमंत सोरेन ने इस पर बड़ी आपत्ति जताई थी, और अब हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खिलाफ इस पर मोर्चा भी खोल लिया है। केंद्र के इस बिल के कानून के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन की तैयारी की है। इसकी रणनीति बनाने के लिए आज रांची में जेएमएम की केंद्रीय समिति की मीटिंग हुई, और हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ जिले के लोग भी थे। इस बैठक में आंदोलन की रणनीति के प्लान पर चर्चा हुई। जेएमएम की इस मीटिंग में ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक केंद्र के कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की गई है, और जेएमएम ने आर्थिक नाकेबंदी की रणनीति भी बनाई है। उनका प्लान है कि अगर केंद्र ने कदम पीछे नहीं खींचे तो झारखंड से एक भी खनिज बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब आप सोचिए इसका मतलब कि राज्य सरकार माइनिंग से निकले खनिजों को अगर अपनी सीमा के बाहर जाने से रोक दे तो ये तो सीधा टकराव है सेंटर के साथ, केंद्र के साथ। नहीं, वो कह रहे हैं हम इस हद तक जाएंगे। ये मामला इतना सहज और सरल है नहीं, इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे का सवाल है, राज्य के लगातार सिकुड़ते हुए आय के स्रोतों का सवाल है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह की पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हो रही है और जिस तरह की चुनावी रेवड़ियाँ बट रही हैं, तो ज़्यादातर राज्य कर्ज के बोझ के तले डूबे हुए हैं और उनके जो आय के स्रोत हैं वो सीमित हैं। तो अगर केंद्र सरकार सीधे सीधे राज्यों के जो खनिज संपदा है उसको भी अपने नियंत्रण में ले लेगी, या राज्यों में उसका राज्यों का अधिकार या राज्यों का हिस्सा उसमें कम होता जाएगा, या वो पूरी तरह केंद्र पर वैलिड निर्भर हो कंसर्न, मैं जाएगा। कह रहा हूं ये टकराव तो ये सीधा टकराव बनने जा रहा है। बिल्कुल टकराव बनने जा रहा है, लेकिन उसका तरीका यही है कि केंद्र को राज्यों की बैठक बुला करके ऐसे मसलों पर एक दूरगामी कोई रोड मैप तैयार करना चाहिए। सेंटर को पहल करनी चाहिए इसको सुलझाने की। सर बोलिए। देखिए, हेमंत सोरेन का कहना है कि भाई हम जो शुल्क लगाते थे उससे जो पैसा आता था उससे हम यहाँ पर एजुकेशन पे, शिक्षा पे, हेल्थ पे, तमाम सरकारी हमारी योजनाएं जो फ्री की स्कीम हमारी चल रही है उसके लिए हम पैसा इन्हीं टैक्स लाकर वसूल करते थे और वो फ्री योजनाओं को हम देते थे। अब सरकार अगर केंद्र सरकार एक कानून लेकर आएगी तो वो हमारी आर्थिक स्थिति को बुरी तरीके से बाधित करेगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से कहा है कि वो इस मामले को लेकर सड़क पर उतरेंगे और घेराव करेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के मंत्रियों ने ये कहा है कि भाई वो वाहन वहां से हम पास नहीं होने देंगे, वो बड़ी बात लेकर जाएंगे, क्योंकि पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारा है। जो वहां पर खदान करने आएगा वो अपने रिस्क पर आएगा, उस पर हमला हो, उसकी लूट हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो ऐसे में जो माइंस करने वाले ठेकेदार जाएंगे वो भी सोचेंगे जब राज्य सरकार की पुलिस ही हमारे साथ सहयोग नहीं करेगी तो क्या करेगी। और कल इस संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह के साथ झारखंड के 8 नेताओं ने बैठक करी है। अच्छा। जो प्रदेश अध्यक्ष साहू है उनके साथ चंपई सोरेन थे, उनके संग बाबूलाल मरांडी थे, 8 बड़े नेताओं ने बैठक की है और उन्होंने बताया कि मामला को किस तरीके से हैंडल करना है, मतलब इस मामले को लेकर क्या करना है। मतलब बीजेपी के झारखंड के नेताओं ने मीटिंग की है। हाँ, बीजेपी के झारखंड के 8 नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर अमित शाह के साथ 1 घंटे बैठक की और ये मामला विशेष रूप से चर्चा में आया है कि हेमंत सोरेन अगर ऐसा करेंगे, प्रदेश की जनता को अगर ये अपडेट करेंगे कि भाई आपको जो मैं फ्री में पैसा दे रहा था स्कीम योजनाओं में वो केंद्र सरकार के कारण में आपको देने का संभव नहीं होगा, तो जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाए तो उसका कैसे काउंटर करना है। अब इसको केंद्र को सर ने ठीक कहा कि मिल बैठ के इनके साथ सभी राज्यों के साथ बैठ करके इसको सुलझाना चाहिए, उनके कंसर्न्स को भी देखना चाहिए कि हेमंत सोरेन के रिएक्शन को केंद्र सरकार के फैसले के रेफरेंस में देखना चाहिए। बिल्कुल वही कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो उस तरह से एक्सट्रीम नहीं, और वो एक बोलने को हम हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स अपनी बात को उस तरह से करते हैं। उनको अपनी बीजेपी के नेता मिले होंगे ना अमित शाह जी को, उन्होंने यही समझाया होगा कि ये आसान मत करो, ये हाँ ये मत, बिल्कुल ठीक बात है। उनको भी उसी प्रदेश में राजनीति करनी है। एक थोड़ा सा अतिरिक्त टैक्स लगाने के से रोका है, लेकिन अगर ये रोक देंगे ना तो स्टेट का रेवेन्यू एकदम ही नील हो जाएगा। सर वो ऐसा होने वाला नहीं, हाँ नहीं होगा, यही मैं कह रहा हूं कि अभी भी बड़ी हिस्सेदारी सीधे सीधे राज्य के ही पास आती है, और जो अलग से लगाने की बात है कि जिसको हम कहते हैं ना कि अलग से आप कोई टैक्स लगा दें, सेस लगा दें, जो कई बार मतलब राज्य सरकारें करती हैं और चूंकि वहां खनिज संपदा, ये इसलिए है कि स्टेबिलिटी रहे पॉलिसी के लेवल पर। ये नहीं हो कि आज हमने किया, किसी को खदान का ठेका दिया और कल वो गया, कल आपने कहा कि 2% एक्स्ट्रा देना है। हाँ। तो ये ना हो। तो अच्छा कि आप क्लियर कर रहे हैं कि अभी वहां से जो भी माइनिंग के बाद खनिज निकलता है उसका कोई फॉर्मूला है सेंटर और स्टेट के साथ, और वो बहुत डिवीजन का, मतलब एकदम डिवीजन का बहुत क्लियर कट सरकार ने कहा कि आप इसके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे। हाँ बिल्कुल। समस्या क्या है, सरकार कब देगी सरकार तय करेगी ना।
पैसा सरकार कब देगी? राज्य सरकार को जो खनिज का उसका अच्छा, हिस्सा है ठीक ये है, सरकार ये तय प्रॉब्लम है। करेगी। सरकारों 2 का महीने देना, 6 बकाया पड़ा रहता सालों है। नहीं देती सरकार, आप क्या कर लोगे? सरकार से कौन पूछने वाला है? हम नहीं देंगे। वो जीएसटी में अपने वही हुआ राज्यों का, अभी परेशान रहते हैं सरकारें राज्य। कहती रही कि हमको जीएसटी का हमारा बकाया नहीं देते। सरकार नहीं देगी 6 महीने, आप क्या कर लोगे? साल भर नहीं देगी, आप क्या कर लोगे? ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होता है कि नहीं देती है तो जो फाइनेंस कमीशन है उसके बाद राज्यों का हिस्सा कर में, केंद्रीय कर में बढ़ा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यही सरकार है जिसने जीएसटी का कंपनसेशन 5 साल तक दिया, इसकी वजह से जीएसटी लागू हो सका। ये 2 तथ्य है। बाकी राज्य और केंद्र के बीच में एक तय फार्मूला होता है जो फाइनेंस कमीशन सभी तय करता चीजों में है। और उसके आधार पर तय सभी होता है। ऐसा चीजों में, नहीं कोई कि मनमानी से नहीं मतलब होता। मनमानी नहीं हो सकती। ये टकराव नहीं होना चाहिए इस पर, फेडरल बस इतना ही स्ट्रक्चर हम में लोग कहेंगे। महाराष्ट्र की खबर देखते हैं। ये सब नुआंस वाली खबरें हैं कि इसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं देख सकते। ये भी ऐसी खबर है। महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने वालों के मराठी भाषा जानने का मुद्दा इस वक्त काफी चल रहा है। सरकार की ओर से जो भी वहां पर नॉन मराठी लोग हैं जो ऑटो रिक्शा या टैक्सी चलाते हैं, उनको 100 दिन की मोहलत दी गई थी कि आप मराठी सीख लीजिए। वो मोहलत खत्म हो गई। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बैठक में तय होगा कि भाषा की शर्त पूरी नहीं करने वाले ड्राइवरों पर लाइसेंस या परमिट सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई हो या उनको एक मौका और दिया जाए। कांग्रेस ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मराठी का सम्मान होना चाहिए और सभी को मराठी सीखनी ही चाहिए, लेकिन जिन ड्राइवरों को भाषा नहीं आती उन्हें सीखने के लिए और समय दिया जाना चाहिए। मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं सब लोग, उनके साथ ऐसी सख्ती नहीं होनी चाहिए। हम भी ये पढ़ रहे थे कि सरकार ये कर सकती है। अब तो पहले तो ये होगा कि आरटीओ के इंस्पेक्टर जो हैं वो जगह जगह जाकर के पूरे प्रदेश में, और ये संख्या लाखों में है, तो ये जगह जगह जाकर के ऑटो टैक्सी वालों से जो नॉन मराठी हैं उनसे पूछेंगे, टेस्ट लेंगे एक तरीके से मराठी का कि भाई आम बोलचाल लायक भी मराठी आती है कि नहीं आती है। मामला ये है कि भाई जो वहाँ के जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो मराठी बोलने वाले लोग हैं, उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मराठी ही जानता है। तो आपको इतनी मराठी तो आनी चाहिए कि आप उससे बोलचाल, उसकी बात समझ लो, अपनी बात समझा दो, इतनी। कोई ये नहीं कह रहा कि आप फ्लुएंट मराठी बोलिए। ज्यादातर ऑटो रिक्शा वाले भी इस हक में हैं कि भाई हमको टाइम दे दीजिए, हम एक टाइम में सीख लेंगे। कुछ एक लोग कहते हैं कि अब इस उम्र में कोई नई चीज नहीं सीखी जाती। तो आरटीओ वाले देखेंगे कि इनको काम लायक मराठी आती है कि नहीं आती है। जो लोग नहीं सीख पाएंगे शायद 30 दिन की मोहलत और दी जाएगी। उसके बाद भी जो नहीं सीख पाएंगे फिर वो नहीं चला पाएंगे ऑटो रिक्शा और टैक्सी। अब ये है कि इसको आप किस नजर से देखते हैं। मौका दिया है सरकार ने, और सरकार भी कोई मनसे वाली विचारधारा वाली सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। तो मौका दिया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीखना जरूरी है मराठी। आपको बताइए सर, आप ही मराठी हो। 70% ऑटो चालकों को, मैं कह रहा हूँ 80% लोगों को काम की मराठी आती है। लंबे समय से वो महाराष्ट्र के अंदर ऑटो टैक्सी चला रहे हैं। कोई ऐसा तो ही नहीं कि अभी 2 महीने पहले, 20-20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल से जो चला रहे हैं। और मराठी को मलयालम या तेलुगु जैसे तो इनमें मेजॉरिटी नॉर्थ इंडियंस है। नॉर्थ इंडियन है, और बेसिक उनको और कितना कम्युनिकेशन चाहिए बैठने वाले से। सिर्फ वो एड्रेस बताता है, मीटर डालता है। बोल के बताओ ना सर, मान लीजिए मैं ऑटो वाला हूं, बोल के बताइए। आपने मेरे को रोका, आप क्या बोलोगे? चलो मुझे अगर कहीं जाना है, चेंबूर जाना है, तो मैं इतना कहूंगा कि चेंबूर चला, इतना बोलूंगा। इतना तो समझ में आएगा, इतना समझ में आएगा। और अब मुझे बोलना नहीं, मैं नहीं चलूंगा। 90% ऑटो वाले मना नहीं करते। वहां तो मीटर सिस्टम कर ही नहीं सकते। मराठी में कैसे नहीं करते। मराठी में कैसे मैं आपको समझाऊंगा कैसे। नहीं जाना। अब अच्छा, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, तो आप नहीं समझोगे ये बात? नहीं समझ जाऊंगा। हिंदी में भी समझ जाओगे ना? हिंदी में भी समझेंगे, और उसने मराठी में भी कह दिया कि नहीं जाना। जनरली 80% ड्राइवर कहते हैं व्यस्त है, नहीं जाना। 4 शब्द रहते हैं, उनको पता रहता है। जैसे सर ने बोला, और जब से ये लाखों नॉन महाराष्ट्रियन ऑटो टैक्सी ड्राइवर काम लायक जानते हैं मराठी। और ये ऐसे ही वहां के महाराष्ट्रियन लोग भी तो काम लायक हिंदी जानते ही हैं। सब जानते हैं। फिर विवाद क्यों है? नहीं, लेकिन विवाद अब ये वोट बैंक की राजनीति है ना। असली प्रताप बात सरनाईक जो आगे है, की बात प्रताप सरनाईक जो है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के मंत्री है। उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे हैं, मनसे और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से मराठी भाषा को लेकर कर रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे जी की के नेताओं को ये लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि मराठी वोट बैंक चला जाए। तो मराठी को बताने के लिए कि भाई यहाँ पे उत्तर भारतीय लोगों को उनकी भाषा आनी चाहिए, मराठी भाषा आना चाहिए, उसको लेकर दबाव डाल रहे हैं। और 30 दिन का समय बढ़ा भी रहे शायद वो। देखिए, भाजपा सरकार का आदेश है। मैं तो 4 साल मुंबई रहा हूं और कहीं ऐसी कोई दिक्कत, मुझे मराठी नहीं आती है, लेकिन 4 साल रहते अच्छे से समझने लगा था, और थोड़ा बहुत मतलब आप बोलने भर का जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं चलिए इस वाले मसले पर बात करते हैं। बड़े अच्छे समीर जी ने समझाया, और सब लोग जान लीजिए मराठी हैं ये। तो सबसे जरूरी क्या था भैया, तुम इतना ही अगर सरकार को समझदारी होती तो एक छोटा सा बोर्ड सिर्फ हर ऑटो के एक तरफ लगवा देते। क्या? कहां चलोगे, कितना किराया, नहीं जाना है, अच्छा चलेंगे, और नहीं का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। इतनी ही तो बात करनी है।
किराया भी मीटर और वहां किराया मीटर पर कोई है। पूछना- तो कुल बहस मिला ही के नहीं है। कहां जाना है, बस इतना ही है। अच्छा, ये इसके अलावा मसला- कुछ है नहीं। ऐसे ऐसा भी नहीं होता, कई बार आपको कई बात समझानी पड़ती है, इस रास्ते से नहीं चलो, उस रास्ते से चलो, पर बहुत सी बातें करनी पड़ती है कई सर बार मैं आपको, फिर कह रहा हूं, अपने वाहन चालक से। ये हम लोगों को भ्रम है। मुंबई में ऑटो टैक्सी के चलने की कोई समस्या नहीं है, और आज तक मतलब 4 साल मैं वहां रहा हूं, कभी नहीं हुआ कि टैक्सी चलने पे आपको लगा हो कि उसने किराया ज्यादा तो है। ये वहां केवल के- उद्धव ठाकरे के वहां मराठी कल्चर में, संस्कृति में है। मराठी कार्ड को डिफ्यूज करने के लिए फैसला लिया गया, और लेकिन गलत है, गलत है। मैं नहीं मानता हूं कोई जोर बोलिए। जबरदस्ती किसी को भी होनी चाहिए। बेजा हो रहा है ये। सीखे, अच्छा हम है। लोग इस पर बहस करें कि ऑटो वाला कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, ये मसला ही नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं सोचा जो आपने सोच लिया। विवाद तो इसलिए है ना, हम वजह तो यही बताइए। विवाद इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे से कैसे भिड़ना है, कैसे लड़ना है, कैसे बराबरी करना है, वो मराठी राजनीति, मराठी वोट बैंक, भाई हम हिंदी वाले लोग, मराठी बोलने वाले, मराठी हितों की रक्षा करने वाले लोग हैं। अब वो नहीं कर पा रहे जो पहले नॉर्थ इंडियंस के साथ जो हो रहा था। ये मसला वहां है कि भाई हम मराठी हैं, हमें अरे मैं आपको बताऊं, अनपॉपुलर ओपिनियन सर, इसका नया अगेन, मुझे संकट खड़ा मुझे हो इसमें गया। कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। नहीं, मैं एक दूसरी नया बात कह रहा हूं। मैं अगर मैं ये किसी कह रहा हूं, मैं हिंदी ही जानता हूँ, थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूँ, समझ लेता हूँ 1-2 और भाषाएं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कर्नाटका में शिफ्ट हो जाऊं तो मुझे आनी चाहिए ना कन्नड़ा, मैं तो ये थोड़ी बात- बहुत आनी ही मैं चाहिए ये ना। आपको कह रहा हूं कि इस बिल्कुल आग्रह होना में चाहिए। गलत कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इसका बिल्कुल नया ठीक बात संकट खड़ा है। हो गया। अब कल राज ठाकरे के पार्टी के अध्यक्ष ने बोल दिया है कि हम अब सारे ऑटो वालों की परीक्षा लेंगे। वही मराठी मैं सीखेंगे वही कि अब पर वो नहीं सब तमाशा है। नहीं नहीं, क्या होगा, मैं- नहीं तमाशा बोलेंगे नहीं है सर, तो या तो पैसा दो या मार खाओ। तमाशा नहीं है, असली प्रॉब्लम वही है। अब मैं ये समस्या कह है रहा हूँ कि कि ये वसूली शुरू होगी आरटीओ भी उनसे। चेक करें। मैं तो इससे सहमत हूँ कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा सीखनी चाहिए। मतलब मैं हमेशा ये मानता हूँ, और ये हिंदी भाषियों की ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी दुनिया भर के लोग, देश के बिल्कुल आनी अलग अलग चाहिए। इलाकों के लोग जानते हैं इसको, आप नाराज हो खुश हो, लेकिन ये आरटीओ चेक नहीं करेंगे। फिर वो मनसे वाले, फिर उद्धव ठाकरे की सेना वाले, फिर वो सब BJP ड्रामा वाले, होगा। वो सब पकड़ लेंगे और फिर पर हमारे यहाँ से उसको जितने लोग विदेश में जाके बस जाते हैं या नौकरी करने वो भी तो जाते हैं, हाँ। वो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच सब लोग काम लायक सीख जर्मनी लेते आप हैं चले ना। जाइए, जर्मन फर्स्ट सीखते हैं, पहले सब आपको जाते सीखना हैं। पड़ता है, और वो जरूरी भी है ना, उसके बिना तो काम अपने कैसे देश में चलेगा? सीखने में क्या प्रॉब्लम है? सर लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है। आप देखिए 85 में मैं था बॉम्बे में, 85 से 90 तक, तब ये आग्रह बहुत ज्यादा होता था, बड़े आक्रामक तरीके से होता था। तब भी लोग जो मराठी भाषी थे वो भी हिंदी समझ प्रॉब्लम लेते क्या है थे, सर, मैंने और हिंदी भाषी भी मैंने और मराठी समझ आपने लेते दोनों थे। ने एक शब्द इस्तेमाल किया, आग्रह। ये जब आग्रह किया जाता है ना, सामने वाले को दिक्कत नहीं होती। ये वैसा का वैसा जब सामने वाला आदेश देता है तब प्रॉब्लम तब होता है। प्रॉब्लम। तब नहीं, नहीं, ये सिखाना तो वैसा सब का प्यार वैसा से है, जैसे सिखाओ ना। तमिलनाडु में हिंदी का अब विरोध समय कर रहे दो, हैं, संसार फिर तमिलनाडु मैं में कह रहा हिंदुस्तान के हूं, दूसरे हिस्से मान में। लीजिए कोई व्यक्ति है वहां रह रहा है, वो नहीं सीख पाया, कई बार लोग भाषा नहीं सीख नहीं पाते सीख पाते, हैं, सर। लेकिन उनका जो बच्चा है वो फर्राटे से अंग्रेजी मराठी सही। बोल रहा होगा वहां नहीं, रहते पढ़ रहा हुए। है। चलिए सर, एक अंत में वो तो एक वहीं पढ़ रहा है ना। अब देखिए इस पर सरकार आगे क्या नियम लाती है, कोई और जैसे मोहलत वो देती अच्छा है है कि कि नहीं आपने देती? मराठी कंपलसरी कर दिया एक भाषा को, वो अच्छा निर्णय है, जहां कहो वहां की भाषा compulsory है। पाकिस्तान की एक और खबर ले लेते हैं जल्दी से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने का वहां का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसकी मियाद आज 12 बजे तक की थी दोपहर में, वो खत्म हो गई है। इमरान खान अभी भी जेल में ही है, उनको अस्पताल नहीं ले जाया गया। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के इस आदेश के खिलाफ जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। हम कल भी इस बात को कर रहे थे कि क्या ये अमेरिका के दबाव में ये काम करना पड़ रहा है, ये मतलब किया जा रहा है, या ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है, दे दिया और अब गली की हड्डी बन गई है। सर अभी तक तो नहीं किया गया शिफ्ट अस्पताल में। नहीं, वो नहीं होगा, वो करेंगे, कोशिश नहीं यही करेंगे कि ना किया जाए, अच्छा, है ना। ये लगातार उनकी कोशिश हो रही है कि वहाँ पर कर देंगे तो वो उनकी मुश्किल होगी, और सरकारों के पास ये रास्ते थे। हम अक्सर मैं ये बात ही कहता हूँ कि हम लोग क्या बिल्कुल वर्बटम लेते हैं, उन्होंने कह दिया तब ये होना ही है। सरकार के पास भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, वो अलग तरीके से बात करेंगे। वो कहेंगे आप सर सुप्रीम कोर्ट के जज को भेज दीजिए, हॉस्पिटल वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या जेल में, देख ले। एक टीम बना देते हैं, एक बोर्ड बना देते हैं, हेल्थ बोर्ड बना देते हैं, तमाम तरीके के रास्ते होते हैं ना। हम लोग जैसे बोल दिया उसको समझते हैं अब ऐसा ही होने वाला है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो वहां पर तो सरकार कह देगी ना कि सर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बना दीजिए। आपको क्या लगता है कि ये लोग नहीं करेंगे शिफ्ट, बाहर नहीं निकालेंगे जेल से इमरान? मुझे नहीं लगता। सर आप बताइए। वो पब्लिक अपीयरेंस नहीं देना चाहते इमरान को, उसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे जो भी कर सकते हैं। और दूसरा विजय जी से कह रहे थे ना कि जो कह दिया जाता है जरूरी नहीं वो हो जाए, पाकिस्तान में तो कतई नहीं होता। चलिए देखते हैं इस पर आज क्या आगे खबर डेवलपमेंट होती है।